हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसे देखें और उसके बाद इसको देखें, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो बच्चों, एपी की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था एपी के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी जानकारी होगी, है ना। और जहां तक मेरी सवाल है तो मैं तो यही कहूंगा कि बेटा 10th क्लास में सबका फेवरेट चैप्टर होता है ये, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाली है, इसमें बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एपी। अब बात करते हैं कि एपी होता क्या है। एपी क्या होता है बेटा कि अगर an+1 इज इक्वल टू an+d हो जाए, ठीक है, कॉमा कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी सीक्वेंस क्या कहलाता है बेटा? एपी कहलाता है ना। तो कोई भी सीक्वेंस क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। कह गए सर नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं समझ में आया तो अभी आपको समझाएंगे ना। तो देखिए मैं बताता हूं आपको। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a+d। अच्छा, मैं बीच में प्लस क्यों लगा रहा हूं? कॉमा है ना, मैंने तो वो लिख दिया ना, a+d, a+2d, a+3d, कॉमा डॉट 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 कॉमा an, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है बेटा? a, a+d, a+2d, a+3d, एंड सो ऑन, है ना। यानी कि आपने देखा कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे an क्या था? कोई nth टर्म था, उसमें मैं क्या कर रहा था? पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहा था, कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहा था। तो सेम चीज देखो यहाँ पे, अगर मान लो an की वैल्यू क्या है भाई? n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट टर्म हो गया a में मैंने d को ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म आ गया, यानी कि n+1। चेक कर लो, तो सेकंड टर्म आ गया। सिमिलरली मैंने एक d और ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म आ गया, एक d और ऐड कर दिया तो एंड सो ऑन, है ना। तो बच्चों, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको बहुत अच्छे से जानकारी है इस चीज की, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने बेटा एक नंबर सोच लिया, लेट से 3 सोच लिया, और एक कांस्टेंट नंबर ले लिया 2। ये 2 को मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करता जाऊंगा? ऐड करता जाऊंगा। तो देखो, जब मैंने इसमें 2 को ऐड किया तो ये 5 बन गया, फिर मैंने 2 को इसमें ऐड करा तो ये 7 बन गया, फिर मैंने 2 को इसमें ऐड किया तो ये 9 बन गया, फिर 11 बन गया, एंड सो ऑन। चेक कर लो। तो बेटा आपने देखा कि एपी कैसे आ रही थी कि कोई भी पहला टर्म आपको चाहिए और उसके बाद एक नंबर आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो आपको एक सीरीज मिल रही है ना, दैट इज कॉल्ड एपी सीरीज, है ना। या फिर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी आपको एपी सीरीज ही मिलती है। ओके तो उम्मीद करता हूं तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। मतलब एपी तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। लेकिन बच्चों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे की बात करते हैं। इसके कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ए क्या होता है बेटा? ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करने का तरीका जो होता है वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको डी मिल जाता है। और an क्या होता है? यहाँ पे an होता है nth टर्म। अरे मैंने तो an इक्वल टू n लिख दिया, तो nth टर्म। ओके, और कुछ बचा है? फिलहाल ऐसा कुछ बचा नहीं है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। मेरा डस्टर कहाँ है? यहां है। हाँ, तो देखो, अब हमने बेसिकली इसमें थोड़ा सा हम रिकॉल, पता है क्या चीज कर रहे हैं? हमें सारी चीजें पता है, जो चीज हमें पता है उसी चीज को हम रिकॉल कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो हमने 10th क्लास में यहाँ पे सम ऑफ एपी भी पढ़ा था, है ना, तो हम उसका भी जिक्र करेंगे। तो देखो, सम ऑफ एपी से पहले nth टर्म का जिक्र कर ले। चलो सर, nth टर्म का जिक्र कर लो, तो यहीं पे बता दो सर। देखो, आप ऑब्जर्व करना, मैं इसी चीज को ना दोबारा रिराइट करके लिखने वाला हूं यहाँ पे। ए, ठीक है, कॉमा a+d, कॉमा a+2d, कॉमा a+3d, कॉमा डॉट डॉट डॉट, है ना। और लास्ट में nth टर्म है, जो भी है, व्हाटएवर, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको क्या कहूंगा मैं? इसको मैं फर्स्ट टर्म कहूंगा,
जी सर, इसको सेकंड टर्म कहूँगा, जी सर, इसको थर्ड टर्म कहूँगा, जी सर, इसको फोर्थ टर्म कहूँगा, सर सही बात है। अब एक बात ऑब्जर्व करते हैं, है ना, एक बात ऑब्जर्व करते हैं। मैंने देखा जब मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं, फर्स्ट टर्म तो उसमें डी है ही नहीं, चेक कर लो, तो उसमें डी जीरो है, मतलब जीरो डी है। जब मैं सेकंड टर्म निकाल रहा हूं तो इसमें वन डी है, वन डी, एक डी, देख लो। जब मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूं तो दो डी है, दो डी। फोर्थ टर्म पे थ्री डी आया, तो यानी कि हमें बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं आपको भी आ गई होगी कि सर जो भी हम टर्म निकालेंगे ना उसमें एक डी कम लेना है हमने, है ना। तो अगर मैं nth टर्म निकाल रहा हूं तो इसमें एक डी कम ले लूं, तो भाई ये तो सभी में ऐड होना है, ये तो सभी में ऐड हो गया। अब डी एक कम लेना है तो डी एन में से एक कम कर दो, तो ये आ गया nth टर्म, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वेरी सिंपल, तो उसका फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और बेटा इसको डिनोट हम लास्ट टर्म से भी करते हैं कहीं ना, तो इसको एल के इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक भी आपको समझ में आ गई होगी बात। ओके, इसको हटाते हैं अब थोड़ा सा, ये तो बस आपको समझाने के लिए था कि nth टर्म कैसे बन रहा है ना। ओके, अब देखते हैं आगे, तो सम की बात करते हैं। अच्छा, सम पे जाने से पहले कुछ और चीजें भी हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। अब देखो, एक आइडेंटिटी ऐसी होती है, अभी जैसे कि आपको nth टर्म है, तो nth टर्म ये कहां से बेटा, स्टार्टिंग से nth टर्म है, यानी कि मैं कहूं कि स्टार्टिंग से 10वां टर्म निकालो, तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा के कर दोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर यही बात मैं कहूं कि पीछे से 10वां टर्म निकालो तो दिक्कत है। तो आपको पीछे से 10वां टर्म कैसे निकाला जाता है ये चीज पता होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए जो फॉर्मूला हमने सीखा था 10th क्लास में, वो ये सीखा था कि nth टर्म, ठीक है, ये मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि पीछे से, है ना। तो बेटा क्या होता है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि l फॉर लास्ट टर्म माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हम पीछे से कोई भी टर्म निकाल पाएंगे। ओके, अब एक फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें बेटा दो टर्म्स का है ना रिलेशन के जिक्र होता है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आपने देखा होगा कि भाई इसका 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 84 एक्सीड कर रहा है, तो दो टर्म का रिलेशन आ गया ना कि 7वें टर्म और 5वें टर्म में 84 का डिफरेंस है ना, एक्सीड कर रहा है। तो बेटा उस केस में आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ए एन यानी कि nth टर्म माइनस kth टर्म इज इक्वल टू एन माइनस के इंटू डी। तो ये फॉर्मूला बेटा कहीं और से नहीं, इसी फॉर्मूले से बना है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से आया है। तो आपको जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा छोटा करने के लिए ये फॉर्मूला बना दिया, बस ये समझ लो। ओके, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको ना सम दिया होता है, एपी में ऑलरेडी सम गिवन होता है, सम ऑफ nth टर्म इज, जैसे कि ऐसे बोल देगा 2n प्लस 1, ये सम दे रखा है आपको, या 2n स्क्वायर प्लस 1, ये सम दे रखा है। तो आपसे कुछ भी मांग लेगा, तो आपने क्या करना है उस केस में, nth टर्म का जो फॉर्मूला बनता है जब आपको सम गिवन हो इन टर्म्स ऑफ n, आई रिपीट इन टर्म्स ऑफ n, तो आपने an का फॉर्मूला लगाना है sn यानी कि सम माइनस sn माइनस 1, यानी कि इससे पहले वाले टर्म का सम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और यहां तक भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब एक बार आगे चलते हैं, देखिए ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं डस्टर ले रहा था, मैंने डस्टर उठाया भी नहीं, जस्ट मिनट, तो इसको हटाते हैं यहां से। अब देखेंगे, आगे देखेंगे, ये भी हो गया। अब सम का जब जिक्र हो ही गया है तो सम के फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। तो देखो सम ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ एपी को हम डिनोट करते हैं एस ऑफ एन से, जिसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। और एक और फॉर्मूला बन सकता है अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला बन सकता है एन अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट ए प्लस एल। मेरे हिसाब से यहां पे भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ, आप कहोगे सर ये थोड़ा सा फॉर्मूला बता दो कैसे बन गया इससे। तो देखो ना, आप इसको देखो भाई, ये क्या लिखा था, एन अपॉन में 2 लिखा था, विद इन ब्रैकेट 2a था, तो 2a को मैं a प्लस ए लिख दूं और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी था। आप इतने पोर्शन को ध्यान से देखो और इसको देखो, तो एल के इक्वल नहीं है तो मैंने इसकी जगह एल पुट कर दिया, बस ए ऐसी रहा, है ना। चलिए ठीक है, तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी, है ना। अब मैं एक बार सोच रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया, वैसे तो मेरे हिसाब से कुछ छूटा तो नहीं है, बट फिर भी डी आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और एंड सो ऑन, ये सारी चीजें बता दी हैं। और हाँ, एक चीज रह गई है, अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन, बट पहले आप इसको इतना कॉपी कीजिए,
और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अर्थमेटिक मीन सीखेंगे, है ना। चलिए बच्चों, बहुत इसकी ना छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एज अ नॉलेज पता होनी चाहिए आपको। तो वो ये है कि बेटा अगर हम किसी भी एपी में हम कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो भी एपी होता है। अब आपको सर शो कर दो, तो शो कर दो, तो बेटा आप कोई भी एग्जांपल के तौर पे एपी लिख लो। लेट्स सपोज 2 4 6 8 10 ये एक एपी है, इसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करके देख लो, इसके हर एक टर्म में आई रिपीट ईच टर्म में, तो 2 4 6 8 10 में आप एक को ऐड कर लो कांस्टेंट को, तो 2 का 3 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो बेटा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो सीरीज आ रही है वो भी एक एपी कहलाएगी। ओके, अच्छा सिमिलरली अगर मैं ऐड करने की जगह किसी भी कांस्टेंट टर्म को हर एक टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एपी ही कहलाएगा। और सेम वे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किसी भी कांस्टेंट टर्म का तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो एक एपी ही कहलाएगा। ऑल्सो अगर मैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट का डिवाइड कर देता हूं ईच टर्म में तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी कहलाएगा, ये बात आप ध्यान रखें एटलीस्ट, है ना। चलिए अब आप फटाफट से आगे देखेंगे और हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल से, है ना। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है एग्जांपल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 182 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि इन एन एपी इफ mth टर्म इज n, भाई कह रहा है कि इट इज गिवन कि जो mth टर्म है वो n है ना। ओके, और आगे लिखा है एंड द nth टर्म इज m, और nth टर्म जो है वो m है, तो ये m है। ओके, आगे कहता है वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, और m और n आपस में बराबर नहीं है। और आगे लिखा है फाइंड द pth टर्म, बस इतना लिखा है कि pth टर्म फाइंड करो। तो टू फाइंड pth टर्म, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, बहुत ध्यान से एक बात सुनेंगे, वो ये कि बेटा कभी भी आपके पास एपी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इतना समझ लो कि आपके पास 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। पहला ए दैट इज फर्स्ट टर्म, दूसरा डी दैट इज कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप एपी में कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीजों का होना कंपलसरी होता है, ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास दोनों में से एक भी चीज नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा कि पहले मैं उन दोनों चीजों को कैलकुलेट करूंगा। कैसे? जो चीज गिवन है उसका यूज करके। देखो वी हैव mth टर्म इज इक्वल टू कितना, क्या होगा बेटा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा, चेक कर लो, इक्वल टू n दे रखा है, हाँ सर यही होगा, बिल्कुल सही कह जा रहे हो आप। और nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m दे रखा है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। अब आपके पास 2 इक्वेशन है ना, और 2 लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सभी को आता है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ ना। तो देखो ये माइनस साइन बदलने पहले, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया भगवान की दुआ से। अब दिस माइनस दिस, है ना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, m माइनस 1 में से माइनस करना है इसको, और दोनों में d कॉमन है तो d को तो बाहर ही रख लेंगे। तो जब ये माइनस करूंगा तो साइन बदल जाएंगे, यानी कि n माइनस का और 1 प्लस का हो जाएगा, चेक कर लो। और दिस माइनस दिस यानी कि n माइनस m। ओके, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और बेटा जब ये साइन हम चेंज कर देते हैं ना तो ऊपर वाले साइन कंसीडर नहीं करते। कहीं कोई बच्चे सोच रहे हो सर ये तो प्लस था आपने माइनस क्यों कर दिया, बेटा उस साइन की जगह वो तो हट गया साइन, माइनस आ चुका है उस साइन की जगह, है ना, चेंज हो गया वो साइन। अब देखो -1 से +1 यहाँ पे भी कैंसिल, तो m माइनस n, और यहाँ पे d, यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो m प्लस का हो जाएगा और n माइनस का हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये मिला कि सेम बन गया और कट गया। तो d की वैल्यू कुछ नहीं है तो -1 बची नहीं बची, चेक कर लो, सब बिल्कुल सही जा रहे हो आप, d की वैल्यू -1 ही आएगी। तो बेटा अब इस d को मैं फर्स्ट या फिर सेकंड किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये निकल जाएगा। जी सर, फर्स्ट में कर देते हैं, चलो। तो पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या आएगा, -1 आएगा, इक्वल टू क्या था बेटा, इक्वल टू n था। ओके, अब एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं हो जाएगा, सब बिल्कुल हो जाएगा माइनस। और ये जब पूरा ब्रैकेट माइनस का है उधर जाके पूरा ब्रैकेट प्लस का हो जाएगा, तो इसको उधर भेज दिया तो m-1 एज इट इज, मतलब ये पूरा ब्रैकेट प्लस में आ गया ना, ये देखो प्लस में आ गया, है ना।
थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ और कोई बात नहीं। तो बेटा ए की वैल्यू यही होनी चाहिए, बस आप इसको रीराइट करके m पहले लिख लो, सुंदर लगता है, m प्लस n माइनस 1 इस तरीके से। इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। अब आपसे मांगा क्या था, pth टर्म, उसको फाइंड कर लेते हो। नाउ pth टर्म इक्वल टू क्या होगा बेटा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यही होगा नहीं होगा? हाँ सर यही होगा। a कितना है, a कितना चेक कर लो, m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 ऐसी रहा, और d कितना माइनस 1 है भाई, d माइनस 1 है ना जी सर। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, देखना ध्यान से, m प्लस n माइनस 1, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का p बनेगा नहीं बनेगा, और ये 1 प्लस का बन जाएगा। ओके, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बेटा, m प्लस n माइनस का p, और यही आपका pth टर्म है, क्योंकि इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकोगे। दैट्स योर फाइनल आंसर। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आया हो। n प्लस m माइनस p बिल्कुल सही जवाब है। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसके बाद ही हम करेंगे फिर, है ना। चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 भी यहीं पे देख लेते हैं, स्पेस है हम पे काफी ना, और मार्कर मैंने चेंज कर दिया जिससे कि मिक्स ना हो, है ना। चलिए, तो इसमें लिखा है बेटा, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इतना, यानी कि आपको सम दे रखा है n टर्म्स का। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, इज एन पी और आगे है +1/2 विद इन ब्रैकेट में कुछ है n माइनस 1, तो ब्रैकेट से पहले लेकिन n है, तो n माइनस 1 इंटू क्यू। अच्छा, ये p और q जो है वो कैपिटल लेटर में आपको नजर भी आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख देता हूँ। हाँ जी, ओके, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, और ये भी बोल दिया है कि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। और आगे कहता फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपने सिर्फ और सिर्फ d निकालना है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको इंट्रो बता रहा था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको गलती से सम ऑफ n टर्म्स दे दिया जाए इन टर्म्स ऑफ n की फॉर्म में, तो आपने an निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, sn माइनस sn माइनस 1, याद है आपको? तो उस फॉर्मूले से आप पहले an निकालेंगे। अब आप कहोगे सर an निकालने से d कैसे निकल जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। जब मेरा nth टर्म आ गया है ना, वॉट एवर कुछ भी आया होगा, तो मेरे को d निकालना है। अब d कैसे निकालूंगा, मैं इसमें सेकंड पुट कर दूंगा, फिर एक बार फर्स्ट पुट कर दूंगा, d आ गया भाई। इसमें जब मैं सेकंड पुट करूँ दूसरा टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट पुट करूँ पहला टर्म मिल जाएगा, दोनों को सबट्रैक्ट करके d आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि करना क्या है। तो बेटा d कैसे निकाल सकता हूं मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन मार्क। अब इसको निकालते हैं, तो पहले मैं an निकालने जा रहा हूं, तो an जो कि होता है sn माइनस sn माइनस 1, दैट्स इट। अब sn की वैल्यू कितनी है बेटा, np प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू, भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और माइनस sn माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये तो गिवन ही नहीं है, अरे गिवन है बेटा, ध्यान से देखो ना, बस फर्क कितना है, n की जगह n माइनस 1 ही तो रखना है। तो जहां पे आपको n दिखे वहां पे n माइनस 1 कर दो। तो शुरू में ही n था, ये रहा n माइनस 1 हो गया, इसके बाद p था, फिर +1/2 था, फिर n की जगह n माइनस 1 हो गया, फिर n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 हो जाएगा। भाई पता है ना n माइनस 2 क्यों होगा, क्योंकि जब n की जगह n माइनस 1 रखोगे तो -2 हो जाएगा, इंटू में क्यू ऐसी रहा। मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को, है ना। खैर ये स्टेप डाउट वाला था भी नहीं, तो मतलब बनता भी नहीं है ना। चलिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मेरा nth टर्म आ जाएगा। तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, np फिलहाल कुछ नहीं होगा, 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू। इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता था फिलहाल ना, जो भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बेटा, तो मेरे को यहीं पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, अभी मैं ब्रैकेट को ओपन नहीं कर रहा हूँ, अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। तो ये np माइनस p प्लस, अब ये 1/2, भाई मेरे को इन ब्रैकेट्स को लगता है कि ओपन करना पड़ सकता है, या कॉमन ले लूं, नहीं मेरे को लग रहा है कि ओपन करने में ही भलाई है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वरना। तो देखो, मैं पहले इन दोनों छोटे ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, है तो 1/2 और q को ऐसे ही रहने दिया मैंने। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n², जब मैंने इसको इससे किया तो ये हो गया 2n, ठीक है, और जब मैंने इससे किया तो माइनस का n, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। भाई कंप्लीट, चेक कर लो जी सर। अब देखेंगे भाई, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं फाइनली, नहीं अभी भी नहीं, एक स्टेप और, 1/2 n, इस ब्रैकेट को ओपन कर लूं, देखो ये क्या हो गया, n² क्यू हो गया ये, और ये क्या हो गया, n क्यू हो गया। मुझे करना पड़ा ये ब्रैकेट ओपन, क्योंकि मेरा ब्रैकेट यहाँ पे भी ओपन हो रहा है ना, इसलिए।
अब देखो अभी भी मैं ये बड़ा ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि साइन बदलेंगे मुझे पता है। तो ये एन पी ऐसी रहा, माइनस पी ऐसी रहा, प्लस अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले मैं। तो देखो 1/2 एन स्क्वायर क्यू हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा एन स्क्वायर क्यू। अब इसको देखो और इसको देखो, ये तो 2 और 1 3, भाई 3n बना नहीं बना ये माइनस का, 2n और 1n मिलकर 3n बन गया जी सर 3n। तो 3n को जब मैंने इंटू करा तो 3/2 बन गया माइनस का 3/2 और n क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैंने इसको इससे किया तो प्लस का क्यू आएगा क्योंकि 2 से तो 2 बढ़ जाएगा, तो प्लस का क्यू। अब मेरे को फाइनली ब्रैकेट ओपन कर लेना चाहिए बड़ा वाला, है ना। चलिए देखो एन पी प्लस 1/2 एन स्क्वायर क्यू माइनस एन क्यू। अब ये माइनस का हो गया एन पी, प्लस का हो गया पी, माइनस का हो गया 1/2 एन स्क्वायर क्यू, ये प्लस का हो गया 3/2 एन क्यू, और ये माइनस का हो गया क्यू। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है भाई। इस वाले ब्रैकेट की सारी टर्म कटती है, एनपी से एनपी कट गया, 1/2 एन क्यू स्क्वायर से 1/2 एन क्यू स्क्वायर कट गया, एन क्यू से एन क्यू कहाँ गया, एन क्यू है ही नहीं, ये नहीं कटा। और ये कटा क्यों नहीं, मेरे को इसकी एक बात का अफसोस है, लेकिन मैं अफसोस करूंगा नहीं क्योंकि मेरे को गलती का पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना, है ना, गलती का पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और उस गलती का पता लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। देखो देखो जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया था तो ये एन स्क्वायर 1/2 क्यू हुआ था, एन स्क्वायर 1/2 क्यू हुआ था। जब मैंने इससे किया तो ये कितना हो जाएगा, एन क्यू और अपॉन में 2, यानी 1/2 तो यहाँ पे भी था ना, हाँ जी यहाँ पे भी था, इसीलिए ये नहीं कटा। खैर एक गलती तो मेरे को मिल गई है, और कोई गलती तो नहीं होगी है, उसको और देख लेते हैं। जब मैंने इसको इधर ओपन किया था तो ये सही आया था, 2 और 1 3 था ये, हाँ ये 3 ही था, और क्योंकि 2 n माइनस का था और माइनस का ही n था तो 3n बिल्कुल ठीक है। तो 3n/2 यानी कि 3n/2 क्यू, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जब इसको मैंने इससे किया था लास्ट वाले से, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ओनली क्यू ही बचेगा, हाँ ये भी ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये नहीं कटा है, तो जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। वैसे तो आई एम श्योर कि कटना चाहिए था, बट नहीं कटा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बचा हुआ देख लेते हैं। देखो एक तो ये और एक ये लाइक टर्म में आता है ना, और ये इसके ना कटने का रीजन यही है कि हमने इसको कंबाइंड कर दिया है, इसीलिए नहीं कटा। कोई बात नहीं, अब कट जाएगा, हम कंबाइंड नहीं करते तो कट जाता। तो देखो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 3/2 एन क्यू पहले लिख लेता हूँ, और ये -1/2 एन क्यू बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या बचा, प्लस का पी बचा, माइनस का क्यू बचा, चेक कर लो भाई। देखो यहाँ से ये गया, ये गया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, और ये माइनस का क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। देखो ना, जब बेस सेम है तो एलसीएम आ जाता है, तो 3 में से 1 गया तो 2 ही बचेगा, तो 2/2 एन क्यू बचेगा नहीं बचेगा, समझ में आया भाई। इन दोनों को एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2/2 एन क्यू बचता है, और 2 से भी 2 कट गया तो खाली एन क्यू बच रहा है प्लस पी माइनस क्यू, तो यानी कि पी माइनस क्यू प्लस एन क्यू ये बच रहा है। तो ये एनएफ टर्म आ चुका है आपका ना। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि एनएफ टर्म सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। वैसे तो आई एम श्योर कि सही आ रहा होगा, बट फिर भी एक्चुअल में बेटा इन्होंने नहीं निकाला है, इन्होंने दूसरे तरीके से कर दिया है, इन्होंने ए नहीं निकाला है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन को इस मेथड से कराना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मेरे को ये वाला फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस कराना था बेसिकली, ठीक है। अभी मैं वो भी बता दूंगा जो इन्होंने किया एनसीईआरटी ने। ओके, अब एक काम करता हूँ, नाउ मैं डी निकाल देता हूँ डायरेक्ट ही। डी इक्वल टू क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1, यानी कि मैं एक बार इसमें 2 पुट करूँ तो सेकंड टर्म बनेगा, एक बार इसमें 1 पुट करूंगा तो देखो P माइनस क्यू प्लस यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो 2Q बन गया ये। अब माइनस करके इसमें 1 पुट करूंगा, तो जब 1 पुट करूंगा तो P माइनस क्यू, और 1 पुट करा तो खाली प्लस का Q बचा। भाई ये तो वैसे ही कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे P और 2Q में से 1 Q गया तो प्लस का Q बचा, और माइनस का P, चेक कर लो। तो P से P भी गया तो खाली Q बचा, यानी कि जो D आ रहा है वो खाली Q आ रहा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो हाँ जी, आंसर तो बिल्कुल सही आया है, सटीक आंसर है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं आपको ना दूसरा मेथड भी बताना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पोर्शन को हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, इधर बता दूंगा, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे और आपको जो ठीक लगे आप वैसे करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं।
मैं यहाँ पे बॉर्डर बना दूँ, बॉर्डर बना ही नहीं, शायद मार्कर चला नहीं, गलत जगह से खोल दिया मैंने है। अब देखते हैं, हाँ अब बना ना। ओके देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे है यार। एक बात हो, आपको सम ऑफ एन टर्म गिवन था, कितना था, एन पी प्लस 1/2 एन माइनस 1 इंटू क्यू। अब एक बात हो, आप निकालना क्या चाहते हो, आप निकालना तो डी चाहते हो, और डी निकालने के लिए आप दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर सकते हो, वेरी इजी है ना। अच्छा अब यहाँ पे मैं अगर 2 पुट कर रहा हूँ इसमें, ये चलो 1 पुट कर रहा हूँ, जब मैं इसमें 1 पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक टर्म का सम है, और एक कौन सा टर्म, पहला टर्म। तो पहले टर्म का सम तो a1 ही होगा, तो पहला टर्म तो a1 के इक्वल होगा नहीं होगा सर, होगा। तो ये तो बात भी कुछ भाई, एक टर्म है 5 या सॉरी 3 मान लो, अब मैं इसका S1 निकालूं तो भी तो 3 ही आएगा, और इसको मैं a1 भी कह सकता हूँ। समझे नहीं समझे बात, हाँ सर बिल्कुल। तो देखो मैंने इसमें 1 पुट किया तो मेरे को p भाई 1 से इंटू होकर खाली p मिलेगा, यहाँ पे 1 से इंटू होकर खाली 1/2 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 1 - 1 0। अरे बाप रे बाप, ये तो काम ही हो गया। आप कहोगे सर कैसे काम हो गया, थोड़ा सा बताओ ना, ये हटा दो पहले। देखो ना, जब यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 1 - 1 0 हुआ, और 0 से पूरा इंटू होके खत्म, तो यानी कि p ही आ गया है ना, p ही आ गया। और आप यकीन मानो या ना मानो, p ही तो आ रहा था। देखो ये देखो, p तो निकाला हमने भी, है ना। हाँ अब S2 निकालते हैं। S2 क्या है बेटा, सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि a1 प्लस a2। इसका मतलब यही तो होगा सर, होगा तो इसका मतलब यही। लेकिन हमें दूसरा टर्म चाहिए था, है ना, हमें दूसरा टर्म चाहिए, हमें तो दूसरा टर्म चाहिए ना डी निकालने के लिए। बट कोई बात नहीं, आप S2 तो निकालो पहले। तो S2 निकाला, जब मैंने इसमें 2 पुट किया तो 2p बना प्लस 1/2 इंटू 2, और 2 में से 1 गया तो 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इंटू क्यू, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2p और प्लस q, चेक कर लो प्लस q आ रहा है ना। ये आपका सम ऑफ 2 टर्म्स आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें से सेकंड टर्म निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ भैया, इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा तो ये देखो ना यार भाई, ये फर्स्ट टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेकंड टर्म ही तो बचेगा। सर खेल गए आप तो सेकंड टर्म इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू S2 माइनस a1। तो S2 कितना था, S2 ये रहा 2p प्लस q, और a1 कितना था, a1 ये रहा p। तो 2p में से 1p गया तो p प्लस q ये आ गया। तो देखो सेकंड टर्म चेक कर लो, ये गया था p प्लस q, है ना। तो ये आ गया आपका a2, ये आ गया आपका a1, और बस आप d निकाल दो। नाउ d इक्वल टू a2 माइनस a1 था, तो a2 की वैल्यू p प्लस q है, a1 की वैल्यू p है, तो d की वैल्यू ओनली q आ गई, और यही वहां से आया था। देखो अब आप कहोगे सर ये इतना लेंदी है, ये इतना ईजी है। बेटा बात लेंदी या ईजी की नहीं होती है, आपको चीज़ों को हमने समझाना भी तो है ना, आपको वो फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस कराना था, ठीक है। और रही बात इसकी, ये तो बेसिक है, ये तो बिल्कुल बेसिक था, इसमें तो कुछ पंगा था ही नहीं। लेकिन अगर मान लो कि आपको खाली डी ना मांगा होता, आपसे एपी मांगी होती, तो आपको फिर इस तरीके से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, फिर उस तरीके से आप चलने में फायदा। तो इसीलिए दोनों चीजें समझानी जरूरी थी आपको ना। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 6, जो कि सेम पेज 182 एनसीईआरटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। कहता है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। भाई यहाँ पे 2 एपीज है, पहली बात, ओके। और कहता है कि सम, इनका जो सम है n टर्म्स का, आर इन द रेशियो कितना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। ओके, तो सबसे पहले आपको लेट कर लीजिए कि AP1 जो है और जो AP2 है, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म A, चलो इसको कैपिटल लेटर से लिख लेते हैं, लेट्स से A, और यहाँ पे A, और यहाँ पे D, और यहाँ पे D। भाई ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है, हमने ये मान लिया है ना। 2 एपी, भाई 2 एपी है तो दोनों के ए फर्स्ट टर्म अलग अलग होंगे, दोनों के कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे, ओके। तो आपको और कुछ भी गिवन था कि इनके सम ऑफ n टर्म्स अपॉन में सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है। कितना है एक बार देखते हैं। तो लिखा है 3n प्लस 8, बस यानी कि इनका रेशियो दे रखा है ना, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, 7n प्लस 15, दैट्स इट, ओके। हाँ, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो इनके 12वें टर्म का रेशियो बताना है। तो इसका 12वां टर्म मैं एक काम करता हूं, कैसे डिनोट करूं, कैसे, T12 से A12 से कर देता हूं, चलो,
और इसका बारवटम T12 से कर देता हूँ, ये मेरे को कैलकुलेट करना है ना। तो AP फर्स्ट 1 जो है उसका बारवटम, AP 2 जो है उसका बारवटम। ओके चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। क्वेश्चन में तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भाई SN का फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है n/2 2a। अब a क्या लेंगे? पहली वाली AP का बड़ा A प्लस n-1 इंटू डी भी बड़ा वाला D। बिल्कुल सही जवाब। और नीचे n/2, फॉर्मूला तो सेम ही है, 2a, a कौन सा लेंगे? छोटा वाला A प्लस n-1 इंटू छोटा वाला D इज इक्वल टू कितना गिवन था? 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है भाई, चेक कर लो। अब देखो बाय बाय कर दे इसको, चलो बाय बाय। अब बचा क्या भैया? बचा क्या? 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ओके भाई, यहां तक तो ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। फिलहाल मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना चाहूँ, क्योंकि इसके आगे जाने के लिए मेरे पास कुछ खास कारण है नहीं, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अब मैं काम करता हूँ, जो मुझे फाइंड करना है वो लिख लेता हूँ। तो नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, यानी कि A12 अपॉन T12। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस, भाई यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखे, पहली वाली AP, तो A प्लस 11D, यही होता है, सॉरी कैपिटल D लिखेंगे, अपॉन में क्या होता है? A प्लस 11D। ओके सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मेरे को इसका आंसर निकालना है। अब मैं निकाल तो सकता हूँ, अगर मेरे पे A और D होता तो निकाल सकता था, लेकिन A और D तो नहीं है। तो क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि इसको इससे कंपेयर करा दूं? और ऐसा कुछ हो सकता है सर? हो तो सकता है, लेकिन पहले सेम तो बनाओ। सेम बनाने के लिए देखो मेरे को 2 से इंटू करना पड़ेगा बस, खाली है ना। आपको नजर आ रही है ना बात? सर नजर तो आ रही है। तो 2 से इंटू करा दो ऊपर और नीचे? सर करा दो। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ A प्लस 22D, चेक कर लो। नीचे हो गया ट्वाइस ऑफ A प्लस 22D, बिल्कुल सही। सर अब देखो, अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो लगभग सेम लग रहा है ना। ओके थोड़ा सा और देखते हैं भाई। ट्वाइस ऑफ A ऐसे ही रहा, 22D को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 23 माइनस 1 इंटू डी, जिससे कि और सेम दिखे। और ट्वाइस ऑफ A प्लस 22 को मैंने फिर से 23 माइनस 1 इंटू डी लिखा। सर बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लग तो रहा है ऐसा। अब देखो, अब मैंने कंपेयर किया, ओ तेरी, ये तो बिल्कुल डिट्टो सेम आ गया। यानी कि दिस विल बी इक्वल टू दिस हो सकता है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस हो सकता है। तो यानी कि मेरे को एक बात समझ में आती है कि n की वैल्यू कहीं ना कहीं 23 है ना? बिल्कुल सही। तो अब मैं क्या करने वाला हूं? कि इसको 23, n की वैल्यू 23 पुट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इसको इसके इक्वल निकाल दिया और ये इसके इक्वल है। तो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ? 3 इंटू n की वैल्यू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू n की वैल्यू 23 प्लस 15। और यहाँ पे रीजन आप देख सकते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 23 इन इक्वेशन नंबर 1। यही काम किया है ना हमने भाई। इक्वेशन नंबर 1 में 23 ही तो रखा है, चेक कर लो भाई। n की जगह 23 ही तो रख दिया, देखो ना सेम ही तो बनाई है। और इत्तेफाक से ये इसके इक्वल है, तो मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल रहा बेटा। देखेंगे भाई, 23 दिया कितना होता है? 3 3 9, 3 दूनी 6 प्लस 8 और 23 सत्ते 7 21 का 1 कैरी और 2, 7 दूनी 14, 14 15 16 और प्लस 15। तो ये हो गया 8 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी और 1, यानी कि 1 और 7 है ना। हाँ सर बिल्कुल सही है। और नीचे 5 और 1 6 और 6 और 1 7 और 1 का 1। अब एक बार आंसर चेक कर लेना चाहिए। नहीं भाई, 7:16 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये कटेगा 11 से कटेगा। 11 से देखो, 11 7 77 और 11 कम 11 बचे 6, 11 6 66। तो भैया 7/16 नहीं आ गया। और ये किसके इक्वल चल रहा है? देखो ध्यान से देखो, इसके इक्वल ही तो चल रहा है। तो हैंस 12th टर्म इज टू T12 इक्वल टू 7:16। ठीक है, दैट्स योर आंसर। और उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इतना खास मतलब थोड़ा सा सोचना जरूर था, बट ठीक है, इतना तो चलता है 11th क्लास में पढ़ते हुए बेटा, है ना। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं हम अर्थमेटिक मीन है ना।
तो अर्थमेटिक मीन क्या है? तो अर्थमेटिक मीन कुछ भी नहीं है, कहता है कि कोई दो नंबर हैं ए एंड बी, आप इनके बिटवीन कोई ऐसा नंबर इंसर्ट करो जिससे ये एक एपी सीक्वेंस बन जाए। लेट्स से मैंने ए को यहां पे इंसर्ट करा दिया, तो अब ये जो सीक्वेंस होना चाहिए ये एपी कहलाएगा। तो फिर उस केस में ये जो ए है ये अर्थमेटिक मीन बन जाता है। बात समझ में आ गई? भाई मैंने एक ऐसा नंबर इंसर्ट कराया दो नंबर के बिटवीन जिससे कि ये सीक्वेंस एपी बन जाए, तो जो नंबर इंसर्ट हुआ है वो फिर अर्थमेटिक मीन कहलाएगा अगर ये एपी बन जाता है तो। अब बात ये आती है कि सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बात, ये सीक्वेंस क्या बन चुका है? इज एन एपी है। अगर ये एक एपी है तो मैं इतना जानता हूं कि भैया D1 और D2 भाई भाई कभी नहीं लड़ेंगे, दोनों हमेशा सेम आएंगे, है ना। तो D1 की क्या होता है बेटा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, और D2 क्या होता है? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो। तो सेकंड टर्म A माइनस A, थर्ड टर्म B माइनस सेकंड टर्म A। अब लाइक टर्म एक तरफ कर लो, तो ये A, ये इधर आएगा प्लस का A, ये वाला A माइनस का आया था, इधर आके प्लस हो गया, और B प्लस का पहले से है, तो ये हो गया 2A, तो ये हो गया A प्लस B। तो बेटा A बराबर A प्लस B अपॉन 2, चेक कर लो। तो ऐसे निकाला हमने ये वाला नंबर जिसको हमने अर्थमेटिक मीन कहा था। तो यहाँ पे जो केस था वो सिंगल अर्थमेटिक मीन का था बेटा। एक नंबर हमने इंसर्ट किया था, लेकिन आपसे ये जरूरी तो नहीं कि एक ही नंबर इंसर्ट हो रहा हो। कई बार ऐसे बोलता है कि n नंबर इंसर्ट करो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन रहा है एपी, तो आप वो नंबर्स बताइए, तो यहाँ पे एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन हो जाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो चलो देखते हैं एक बार, है ना। तो लेट्स से वो दो नंबर ए थे और एक नंबर बी था, तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर इंसर्ट किए, उसको मैं डिनोट करने वाला हूं कुछ ऐसे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN और लास्ट में B। चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इतना पता है कि ये क्या बन गया? इज एन एपी, तो ये तो एक एपी बन गई है। भाई कंडीशन तो यही है ना कि जब आप नंबर इंसर्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो ये जो सीक्वेंस मिलेगा आपको एक एपी सीक्वेंस मिलेगा, और अगर ये एपी है तो मैं एपी का साम दाम दंड भेद सारे यूज कर सकता हूं, है ना। चलिए मैंने आपको एपी जब मैं करा रहा हूं इंट्रो में तो मैंने आपको वेरी फर्स्ट एक चीज बिल्कुल क्लियर वर्ड में बोली थी कि आपको एपी में कुछ भी काम करना है ए और डी निकाल लो। तो ए मेरे पास यहाँ पे पहले से है, कमी डी की है, तो डी के लिए कैलकुलेशन करने वाला हूँ। अब पंगा ये है कि डी मेरे को मिल भी तो नहीं पा रहा, लेकिन मैं डी के लिए इसका हेल्प लूंगा क्योंकि ये भी तो मेरे को गिवन है और ये लास्ट टर्म है। अभी लास्ट टर्म है कितना, सोच के देखो कितना है ये भैया, 1 से लेकर के n तक तो यहाँ पे टर्म है, तो ये वाला टर्म को इंक्लूड करा दो तो ये an+1 हो गया। अगर ये भी करा दो तो an+2 टर्म है ये, समझे भैया। ये तो n टर्म तो यहाँ तक हो गया ना, ये एक एक्स्ट्रा हो गया तो n+1, ये एक एक्स्ट्रा हो गया तो n+2 टर्म हो गया। तो यानी कि कौन सा टर्म है? n+2 टर्म है। तो मैं ये कह सकता हूँ an+2 जो है वो b है, कह सकता हूँ, कह सकते हो सर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसको आप 2 मिनट के लिए n समझो ना, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब n की वैल्यू क्या है? n+2 -1 इंटू डी। चेक कर लो, a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला तो यही है, बराबर भी। आपको सर खेल जाते हो आप, खेलना पड़ता है बेटा। a तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और n भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या रहा यहाँ पे, तो इस a को उधर भेज दें, सर भेज दो। तो यहाँ पे क्या बचा? n, भाई 2 में से 1 गया, 1 प्लस का बचेगा n+1 इंटू डी, और यहाँ पे ये उधर जाके माइनस का हो गया तो b माइनस है। तो d की वैल्यू b माइनस ए अपॉन n+1 आ गई, नहीं आ गई सर? आ गई। तो बच्चों यही तो समझा रहा था मैं आपको कि d अगर आप निकाल लोगे तो फिर आप AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हो क्योंकि a आपके पहले से था। तो d ऐसे निकालना है, और वेयर आप यहाँ पे ये भी बात लिखेंगे, वेयर n क्या है बेटा? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है। जितने भी इंसर्ट नंबर हुए होंगे ना, ये सारे अर्थमेटिक मीन ही तो है, जितने भी नंबर हमने इंसर्ट किए। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। और आप कहोगे सर नंबर तो बताओ कैसे निकालेंगे? अरे मेरे बच्चों एक बात बताओ, अब आपने क्या करना है, इसके बाद A1 निकालना है। A1 क्या है? दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म इसमें D को ऐड करके तो आया होगा, तो ले A प्लस ये रहा D, यानी कि B माइनस ए अपॉन n+1, है ना। अब आप कहोगे सर A2 निकालना हो तो मेरे बच्चों इसी में D दोबारा ऐड कर दो,
भाई इसी में तो डी दोबारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें A2 निकालने के लिए इसी में डी दोबारा ऐड कर दो। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम तीसरा टर्म कैसे निकालते हैं, ये कायदे से तीसरा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा टर्म, A2 मतलब तीसरा टर्म। तीसरा टर्म हम कैसे निकालते हैं, A+2D निकालते हैं नहीं, तो इसमें डी डालो, ये तो है ही है। ऐसे करके सारे टर्म आप निकाल सकते हो। इसके आगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। an कैसे निकालोगे, an बेटा a+n-1 करके निकालोगे। भाई नहीं समझ में आई बात, देखो an की बात बताता हूँ, सॉरी an कैसे निकालोगे। अब an जो है ना वो टर्म एक एक्स्ट्रा है, यानी कि टर्म तो n+1 है, तो यहाँ पे nd आएगा। जैसे यहाँ पे 2 में 2d आया था, ऐसी an में nd आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इजीली, और अभी एक काम करते हैं, अभी इसको आप रफ मत करो, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको समझाता हूँ, और फिर आपका जो डाउट चल रहा है आई एम डैम श्योर कि वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ला 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 ला, एग्जाम्पल नंबर 8, ला 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 ओके चलिए ध्यान से देखें। 183 नहीं 184, हमें पता ही नहीं चला 184 पे हम पहुंच चुके हैं। ओके 184 सही, तो 183 कैसे गुजरा, अच्छा अर्थमेटिक मीन में गुजर गया। लेकिन बच्चों एक बात आऊं, आप जल्दबाजी में ना एक कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 छोड़ चुके हो, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 7 भी एक बार देख लेंगे, है ना। वो बाय मिस्टेक मुझे लगा कि 6 के बाद सीधा अर्थमेटिक मीन है, तो मैंने सीधा वो स्टार्ट करा दिया। तो 7th एग्जाम्पल कुछ जरा सा सही है, देख लेंगे अभी, है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 पे कहता है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24, यानी कि 3 और 24 के बीच में 6 नंबर ऐड करने हैं। तो बेटा वो 2 नंबर जो जिसको हम ए और बी लेते हैं वो 3 है, और बी की वैल्यू 24 है, 24 है, और एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है ना। सर बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और आपसे कहता है कि सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी बनने वाला है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 6 नंबर ऐड करते हैं ना, तो एपी क्या बनेगा, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है उसको देखते हैं। भाई पहले तो 3 आएगा, फिर मैंने एक नंबर ऐड किया A1, फिर मैंने दूसरा ऐड किया A2, फिर तीसरा ऐड किया A3, A4, A5, A6 और लास्ट में 24। चेक कर लो, यही आएगा सर, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पे A तो है, D निकाल लूं मैं, D निकालते मेरा काम बन गया, और D मैंने निकालना सीख लिया है, B - A/n+1। मैं चाहूं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करके भी निकाल सकता हूँ, B - A/n+1। और अगर मेरे को बाई चांस ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया ना आपको, D कैसे कैलकुलेट किया, आप वैसे ही कर दो ना, लास्ट टर्म का यूज करके। ये कौन सा टर्म होगा, 8वां होगा, देखो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, 8वें टर्म का आप यूज करोगे तो D आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। करके दिखाऊं, ये कह रहे हो करके दिखाऊं, चलो करके दिखा देता हूँ। देखो पहले B की वैल्यू पुट कर दूं, B की वैल्यू 24 है, A की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 6 है, और एक 7। 24 में से 3 गया, कितना बचा, 21 अपॉन में 7, और 3 आ गया। अब देखो, अब अगर मैं डायरेक्ट करता तो कैसे करता, उसको भी देखो। भाई मैंने बताया 8वां टर्म है, तो 8वां टर्म 24 है, 8वें टर्म को लिखते कहते हैं A+7D लिखते हैं, बराबर 24। A की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 पुट कर दी इधर, तो 7D बराबर 24 - 3, तो D बराबर 24 में से 3 गया, कितना बचा, 21 अपॉन में 7 और 3, तो भी D की वैल्यू आपको 3 ही मिल रही है। समझ में आ गई बात। कान यूं पकड़ो या फिर घुमा के यूं पकड़ो, कान ही हाथ में आता है बेटा, लेकिन आसानी कान पकड़ने में कैसे है वो चीज देखी जाती है। आसानी तो यूं है ना बेटा, यूं करके घुमा के पकड़ो तो थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। तो आपको जो बेटर लगे, जो आसान लग रहा है उससे करो आप। चलिए ठीक है, अब डी आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब डी आ चुका है ना, फिर आपने डरना ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब आप A1 निकालोगे सबसे पहले। जब आप A1 निकालोगे, A1 कायदे से दूसरा टर्म है ना, तो आप 3 में D को ऐड करोगे। भाई दूसरे टर्म में तो यही करते हैं ना, A+D करते हैं, तो कितना आ गया, 3 में D कितना था, 3 था, तो 6 आ गया। अब जब आप A2 निकालोगे, तो A2 निकालोगे तो एक काम करो ना, इसमें D को ऐड कर दो। ये भी तो कर सकते हैं ना हम, A1 में D को ऐड कर दो। भाई बात तो एक ही है। तो A1 कितना था, 6 था, 6 में 3 को ऐड कर दिया तो 9 आ गया। अब A3 निकाल दो, तो A2 में ऐड कर दो D को, तो A2 9 था, 3 ऐड किया तो 12। और वैसे भी हमें पता है कि सीक्वेंस में चल रहा है तो 3 3 ऐड होते जाएंगे बस।
तो A3 में ऐड कर दो D को, तो A3 12 था, 12 में 3 हुआ तो 15 हो गया। फिर A4 के बाद A5, तो A4 यहाँ पे आएगा और D ऐड हो जाएगा उसमें, तो 15 और 3 18 हो गया। और लास्ट A6 है ना, A6 यानी कि A5 प्लस D, तो A5 की वैल्यू कितनी है 18 और D की वैल्यू 3 है, तो 18 3 21 हो गया। अब आप इन सभी को जब आप इधर लगा के देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सीक्वेंस एक ही बना रहा है और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हैंस भाई आपसे यही मांगा था ना यार, कुछ बोलता था नहीं, यही बात। हैंस 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 आर कौन कौन से बेटा वो 6 नंबर 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। दैट्स योर फाइनल आंसर। और आई एम श्योर कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी, अगर है तो आप बता दो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत इजी था, है ना। चलिए फटाफट से आप बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि पेज नंबर आई थिंक सो के 183 पे था, बट लेट मी चेक फर्स्ट कि 183 पे ही था ना। 183 पे था बिल्कुल। एक्चुअली ये क्वेश्चन छूट गया था हमसे गलती से ना, हमने अर्थमेटिक मीन करा दिया था, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं इसको। तो कहता है द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। तो किसी पर्सन की इनकम जो है वो पहले साल में 3 लाख रुपए थी। अब पहले साल में 3 लाख रुपए थी, तो मैं चलो इसको ए से डिनोट कर देता हूं। तो ₹3 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, है ना। ओके, ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज of ₹10,000 to his income per year for the next 19 years। यानी कि ये जो पर्सन है इसकी इनकम में बढ़ोतरी होती रहती है हर साल 10,000 रुपए की। तो भैया ये तो एक एपी बन चुकी है बेटा, देखो ना, पहले साल 3 लाख थी, फिर दूसरे साल इसने बढ़ोतरी कर ली 3,10,000, है ना, फिर तीसरे साल 3,20,000 की, एंड सो ऑन। तो ऐसे अगले 19 साल तक ये हुआ, है ना, अगले 19 ईयर तक हुआ। चलिए ठीक है, खैर उससे हमें मतलब नहीं। आगे कहता है फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स, कहते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर। तो उसको 20वें साल में कितना पैसा रिसीव होगा भाई? 20वें साल में तो रिसीव होगा जब 19 साल तक उसने बढ़वाए पैसे, फिर 20वें साल में ले लिए सारे कितने। तो भैया सारे पैसे कितना रिसीव होगा, टोटल कर लो इसका, यानी कि एपी का सम निकाल लो 20 टर्म का। समझ में आई ना? हाँ समझ में आ गई सर। तो हमें सम निकालना है बेटा 20 टर्म का, और हमें साफ साफ नजर आ रहा है ए भी है और डी भी है हमारे पास 10,000, है। चलिए तो S20 निकाल लें बेटा। तो S20 के लिए फॉर्मूला n/2, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, है ना। तो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल यही है, सरासर यही है। आगे देखते हैं n की वैल्यू कितनी है बेटा 20, यहाँ पे भी पुट कर लें 20/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू 3 लाख है, चेक कर लो, प्लस 19D, भाई 19D आएगा। अब डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू 10,000 थी। यार ये मार्कर है ना सारे गड़बड़ हो गए, तो मार्कर चेंज करता हूँ, वेट ये वाला लेता हूँ। ओके, तो देखिए ये तो कैंसिल होके 10 आ गया, यहाँ पे हो गया 6 लाख और यहाँ पे हो गया 19, यानी कि 1,90,000, है ना, बिल्कुल। तो ये हो गया 10 इंटू भाई 6 और 1 7 लाख, 7,90,000, चेक कर लो 7,90,000, इतना ही बैठ रहा है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, हाँ ये बैठा है। अब इसको 10 से इंटू कर देंगे तो 79 लाख नहीं हो जाएगा, ये सब हो जाएगा 79 लाख। तो इट मीन्स ही रिसीव आफ्टर 20 years is ₹79 lakh. Let me check first. Hence the person received ₹79 lakh as the total amount at the end of 20 years. हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो hence the person received, कितने रिसीव करेगा बेटा आफ्टर 20 years, या एट द एंड ऑफ 20 ईयर लिखो, है ना, एट द एंड ऑफ 20th ईयर
ठीक है, द पर्सन रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 20th ईयर इज रुपीज 79 लाख। अच्छा खासा कमा लिया इसने खैर, लेकिन यार 20 साल भी तो लग गए, बट ठीक है, इट्स ओके यार। ओके तो बच्चों आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा आज का लेक्चर, और बहुत इजी था। इजी बिकॉज ऑफ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 10th क्लास में, तो सब कुछ उसी से रिलेटेड था। अब एक बात आई है, देखो मैं इतना तो आपसे आश्वासन लेना चाहता हूं कि बच्चों आप इस इंट्रो के बाद एक्सरसाइज खुद से कर लेंगे। मुझे पता है कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ सकते हैं, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल आप ये खुद से कर लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से अब आप वीडियो पॉज करके नोट करें, और नोट कर लिया होगा आपने। और इस क्वेश्चन के साथ सना हो चुका है आपसे अब अलविदा कहने का, क्यों? क्योंकि इंट्रो होता है कंप्लीट। अब हम इसके आगे एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो बट बिफोर दैट आप इसको देख के पहले खुद से ट्राई करना सॉल्यूशन, अगर दिक्कत आए तो अब आप देखना है ना। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।